नमस्कार। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं। सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। क्या कमाल की बात कही है ना? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इसी पावरफुल विचार के साथ आज एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरते हैं जिनकी जिंदगी सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो आज हम बात कर रहे हैं उस महान इंसान की जो एक बहुत ही साधारण, बिल्कुल मामूली शुरुआत से उठे और न सिर्फ दुनिया के एक जाने माने वैज्ञानिक बने बल्कि भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। तो इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं। चलते हैं उनकी जन्मभूमि, जहां उनके शुरुआती जीवन और उनके संघर्षों की नींव पड़ी थी। उनका जन्म हुआ था एक बहुत ही साधारण, एक तमिल मुस्लिम परिवार में। पिताजी तीर्थयात्रियों को नाव से रामेश्वरम घुमाया करते थे। अब परिवार बड़ा था तो पैसों की तंगी तो हमेशा ही रहती थी। घर की मदद करने के लिए महज 10 साल की उम्र में उन्होंने अखबार बेचना शुरू कर दिया। पर मजे की बात यह है कि ये काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक और मकसद था। हर अखबार को बेचने से पहले उसे पूरा पढ़ जाना। ज्ञान की जो भूख थी वो ऐसे मिटती थी। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, एक क्लासरूम के सबक से। उनके एक टीचर थे श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वो बच्चों को क्लास से बाहर सीधे समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने असली में उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर समझाया कि भाई ये उड़ते कैसे हैं। बस चिड़ियों की वो उड़ान कलाम जी के मन में ऐसी घर कर गई कि उन्होंने उसी पल फैसला कर लिया कि उन्हें इसी फील्ड में, एरोनॉटिक्स में ही आगे बढ़ना है। और यही वो सोच थी, यही वो फलसफा था जो उन्हें बचपन से ही आगे और आगे बढ़ाता रहा। उनका मानना था कि सपने देखो तो हमेशा बड़े देखो, क्योंकि छोटा लक्ष्य रखना वो तो एक अपराध जैसा है। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उनके जीवन के अगले अध्याय में चलते हैं और ये देखते हैं कि कैसे शुरुआती नाकामियों ने, फेलियर्स ने उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। अच्छा, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई के दौरान की बात है। उन्हें एक एयरक्राफ्ट डिजाइन करने का प्रोजेक्ट मिला, लेकिन प्रोफेसर साहब को उनका काम जरा भी पसंद नहीं आया और उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दे दी, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, या तो नया मॉडल बनाकर लाओ वरना अपनी स्कॉलरशिप भूल जाओ। सीधा अल्टीमेटम। अब जरा सोचिए उस दबाव के बारे में, स्कॉलरशिप छिन जाने का डर, और ये भी याद था कि बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी फीस भरी थी। कलाम साहब ने 3 दिन मतलब पूरे 72 घंटे बिना सोए बिना कुछ खाए लगातार काम किया। और जब उन्होंने नया मॉडल पेश किया ना, तो वही प्रोफेसर हैरान रह गए। इसी घटना ने उन्हें सिखाया कि अगर किसी लक्ष्य के लिए अटूट लगन हो तो सच में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो इंजीनियरिंग पूरी हुई। इसके बाद उनका सबसे बड़ा सपना था इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना। और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो पूरे जोश के साथ देहरादून इंटरव्यू देने पहुंचे। अब देखिए, वायुसेना में भर्ती के लिए वहां पहुंचे थे 25 उम्मीदवार, लेकिन जगह खाली थी सिर्फ 8। और फिर नतीजा आया, कलाम जी 9वें स्थान पर थे। मतलब सिर्फ एक रैंक से वो अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने से चूक गए। उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा भी है कि ये उनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख थी। यहीं उन्होंने सीखा कि असफलता का सामना कैसे किया जाता है। वायुसेना में ना जा पाने की निराशा ने उन्हें एक बिल्कुल नए रास्ते पर खड़ा कर दिया। कह सकते हैं कि एक दरवाजा बंद हुआ तो एक दूसरा, कहीं ज्यादा बड़ा दरवाजा खुल गया। एक ऐसा रास्ता जहां वो आगे चलकर भारत के स्पेस और डिफेंस प्रोग्राम्स की पूरी तकदीर बदलने वाले थे। इसरो में उन्हें भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। अब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उनकी टीम ने पूरे 10 साल तक दिन रात एक करके इस रॉकेट को तैयार किया। लेकिन अगस्त 1979 में जब इसे लॉन्च किया गया तो एक तकनीकी खराबी की वजह से वो सीधे बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। सोचिए, 10 साल की मेहनत एक पल में पानी में चली गई। अब प्रोजेक्ट फेल हुआ तो पूरी मीडिया कलाम जी से सवाल करने के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो कमाल का था। उस वक्त इसरो के चेयरमैन थे प्रोफेसर सतीश धवन। वो आगे आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी की सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। उन्होंने अपनी पूरी टीम को बचा लिया। कलाम जी हमेशा कहते थे कि लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक उन्होंने उसी दिन सीखा था। और इस जबरदस्त लीडरशिप का नतीजा देखिए, सिर्फ 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल में उसी टीम ने एक नया रॉकेट तैयार किया और 18 जुलाई 1980 को SLV-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया।
रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करके भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया जिसके पास ये कैपेबिलिटी थी। ये थी असफलता पर एक शानदार जीत। इसके बाद तो बस उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड किया और भारत को दी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी शक्तिशाली मिसाइलें। इन्हीं की वजह से हमारा देश रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बना और इन्हीं कामों के लिए देश ने उन्हें प्यार और सम्मान से एक नाम दिया, भारत का मिसाइल मैन। तो अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां एक वैज्ञानिक ने देश का सबसे ऊंचा पद संभाला और अपनी सादगी से, अपने तरीके से राष्ट्रपति की भूमिका को ही एक नई परिभाषा दे दी। तो बात है साल 2002 की। कलाम साहब रिटायर हो चुके थे और अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। एक दिन वो लेक्चर ले रहे थे कि बीच में उन्हें एक कॉल आया कि प्रधानमंत्री जी उनसे बात करना चाहते हैं। फोन पर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और उन्होंने कहा, कलाम साहब, देश को आपके जैसे राष्ट्रपति की जरूरत है। कलाम जी के लिए तो ये यकीन करना ही मुश्किल था। उनकी सादगी की कहानी तो ये टेबल ही बता देती है। एक तरफ देखिए उनकी कुल संपत्ति में क्या था, कुछ हजार किताबें, एक वीणा, कुछ जोड़ी कपड़े, बस। और दूसरी तरफ सम्मानों की एक इतनी लंबी लिस्ट जिसमें 40 से ज्यादा डॉक्टरेट और भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न भी शामिल था। और उनकी ईमानदारी का ये किस्सा तो कमाल ही है। एक बार क्या हुआ, उनके 52 रिश्तेदार राष्ट्रपति भवन में 8 दिन के लिए आकर रुके तो उन्होंने चाय की एक एक प्याली तक का हिसाब करवाया और पूरे 3.5 लाख रुपए का खर्च अपनी पर्सनल सेविंग से चुकाया। उनका मानना था कि राष्ट्रपति भवन की जिम्मेदारी सिर्फ राष्ट्रपति की है, उनके पूरे परिवार की नहीं। क्या बात है। कलाम जी की विरासत को अगर देखें तो वो ना तो सिर्फ एक वैज्ञानिक की है और न ही सिर्फ एक राष्ट्रपति की। वो खुद हमेशा ये मानते थे कि उनकी असली पहचान एक टीचर की है और वो आखिरी सांस तक इसी काम को करते रहें। जब भी कोई उनसे सफलता का मंत्र पूछता था तो उनका जवाब हमेशा इन 4 सीधी साधी बातों में होता था। पहला, एक बड़ा लक्ष्य रखो। दूसरा, उसे पाने के लिए लगातार ज्ञान हासिल करते रहो। तीसरा, कड़ी मेहनत करो। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, डटे रहो, परसिविरेंस। कभी हार मत मानो और मुश्किलों का डटकर सामना करो। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं सिद्धांतों पर जीकर दिखाई। 27 जुलाई 2015, 83 साल की उम्र में वो IIM शिलांग में स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर देते देते ही अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से चले गए। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी वही काम करते हुए ली जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, नौजवानों को सिखाना और उन्हें प्रेरित करना। तो मिसाइल मैन, लोगों के राष्ट्रपति और एक अमर टीचर की इस कहानी के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, डॉक्टर कलाम की जिंदगी का वो कौन सा सबक है जो किसी के भी जीवन को एक नई दिशा देने की ताकत रखता है।